सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 8 पर केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन होगा। इसके पहले हमने बात किया था आपसे कि डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हमने डिस्कशन कर लिया था इनिशियल मेथड और हाफ लाइफ मेथड का। तो हाफ लाइफ मेथड में जो चीज़ें कुछ बची रह गई हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड में एक जनरल सा रिलेशनशिप होता है, टी हाफ इक्वल टू 1/a, और कितना पावर होगा, n-1 पावर होता है। तो होता क्या है, मान लेते हैं टी हाफ 1 है कब, जब कंसंट्रेशन कितना होता है, a1 है। इसी तरह टी हाफ 2 होता है, मतलब हाफ लाइफ क्या होता है, 2 होता है, जब कंसंट्रेशन कितना होता है, a2 होता है। और इनमें हमने रिलेशनशिप बताया था क्या, लॉग, ये हो जाएगा टी, कितना लिखेंगे, टी हाफ 1 अपान टी हाफ 2 इज इक्वल टू लॉग, बताया, a2 अपान a1 पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, n-1 इक्वल टू कितना लिखते हैं, लॉग कितना हो जाएगा बताएं, टी हाफ, ठीक है, 1 अपान टी हाफ 2 अपान क्या लिख सकते हैं, और बताएं, इसको लिख सकते हैं लॉग a2 अपान a1, दैट इज द रिलेशनशिप। अब इसी में एक काम और हम करेंगे। अगर मान लीजिए जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन टर्म में नहीं आपको दिया जा रहा है, आपको प्रेशर के टर्म में दिया जा रहा है, तब क्या होगा, इस बात को आप थोड़ा सा समझें। तो होता क्या है कि अगर गैसियस रिएक्शन हो रही है तो क्या बताएंगे, इन गैसियस रिएक्शन, अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो P बराबर कितना होगा, N अपान V, और क्या हो जाएगा, RT। और N अपान V क्या होता है, P इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपान पर लीटर वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन और इनटू R और T। तो हम कह सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। मतलब ये जो कंसंट्रेशन लिखा गया है A2 और A1, इसकी जगह पर अगर हम प्रेशर रखें तब भी चल सकता है। चलिए, तो इश्यू को अगर हम मॉडिफाई कर दें, तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, जहां कंसंट्रेशन टर्म रखा है बस वहीं पर हमें क्या करना है, ये प्रेशर टर्म का यूज करना। तो हम इसको और क्या ले सकते हैं, n-1 इक्वल टू लॉग टी हाफ 1 अपान टी हाफ 2 अपान लिख सकते हैं लॉग कितना हो जाएगा, दैट विल बी द P2 अपॉन P1। दिस इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहा गया है एट 500 केल्विन टेम्परेचर, क्वेश्चन है एट 500 केल्विन टेम्परेचर द half life period of a gaseous reaction at initial pressure of 80 kilopascal is 350 seconds when the pressure is 40 kilopascal. The half life is 175 seconds. Find out order of the reaction. Find out order of the reaction. रिएक्शन का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना, ठीक है बेटा। पॉज करके इसे आप करें, फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। चलिए,
तो हम बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन में कहा गया 500 केल्विन पर एक रिएक्शन होती है, गैसियस रिएक्शन, जिसमें हाफ लाइफ पीरियड जो दिया गया है इनिशियल प्रेशर पर कितना 350 सेकेंड। तो आप लिखेंगे क्या, टी हाफ वन कितना है 350 सेकेंड। और ये कब होता है, जब आपका प्रेशर जो होता है P1 हम मान लें कितना होता है, दैट इज 80 किलो पास्कल। ठीक है। अब फिर क्या कहा गया, व्हेन द प्रेशर इज 40 किलो पास्कल, मतलब प्रेशर हमने अब क्या कर दिया P2 कितना हो जाएगा 40 किलो पास्कल। तो हाफ लाइफ कितना हो जाता है 175 सेकेंड। तो हम क्या बताएंगे, टी हाफ 2 इक्वल टू कितना होगा 175 सेकेंड। देन यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अभी आपको हमने रिलेशनशिप बताया, क्या रिलेशनशिप बताया जरा आप समझें, कि log टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा log कितना हो जाएगा P2 अपॉन P1 की पावर हो जाएगा n-1। क्या हो जाएगा n-1। तो ऐसी कंडीशन में आप वैल्यू रख सकते हैं। अगर वैल्यू आप रखेंगे तो log टी हाफ 1 कितना है, दैट इज 350, और ये कितना दिया है, दैट इज 175 दिया, कितना दिया 175 दिया। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, log, अब यहां पर इसको आप पहले लिख दें, n-1 थोड़ा पहले लिख दें, तो क्या हो जाएगा log, ठीक है, या तो अभी बाद में करते हैं इसको पहले डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। P2 कितना दिया 40, कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, P2 कितना दिया 40 और ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17-34 कितना 2 हो जाएगा इधर, और ये इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं क्या, ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं इसको क्या, log 2, ठीक है, कितना हो जाएगा log 2, और यहां लिख सकते हैं क्या log, ठीक है, क्या हो जाएगा log कितना हो जाएगा 1/2 पावर n-1, कितना हो जाएगा पावर n-1। अगर इसको हम चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम चाहें, अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं log 1/2, इसकी पावर कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। तो फिर इसको आप क्या करें, कंपेयर करा दें 1/2 n-1। तो यहां पर देखते हैं ये दोनों क्या सेम है, तो पावर को आप कंपेयर कराएंगे तो n-1 इक्वल टू -1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दिस मीन्स दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या एक प्रकार की जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या दिया था, जो हमें डाटा दिया था उसको हमने क्या किया, वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर हमें पता चलता है कितना ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज जीरो ऑर्डर की ये रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग बात करेंगे दैट इज ओस्टवार्ड्स आइसोलेशन मेथड। अगला क्या है, दैट इज ओस्टवार्ड्स आइसोलेशन मेथड, इस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो मेथड हमें पढ़ना है ओस्टवार्ड्स आइसोलेशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब कई सारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए ए है, बी है और क्या है सी है, ये मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ए के कितने मोल हो जाएंगे, ए हो जाएगा, बी के कितने होंगे बी, और सी के कितने हो जाएंगे सी मोल हो जाएंगे। अगर इसका रेट एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर क्या होगा गामा, सी की पावर क्या होगा गामा। जहां पर ए बी सी क्या है, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हुए हैं, और जो अल्फा बीटा गामा क्या है वो मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर करते क्या है, ओस्टवार्ड आइसोलेशन प्रोसेस में एक रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी को हम एक्सेस में ले लेते हैं, और अगर एक्सेस में ले लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका रिएक्शन के रेट पर फर्क नहीं पड़ता, एज वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। फिर से समझें, व्हेन एनी रिएक्टेंट
कंसंट्रेशन इज टेकन एज इन एक्सेस, अगर किसी रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लेते हो तो उस पर रिएक्शन का रेट का फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ कि वो एज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। तो यहां पर क्या करेंगे, इफ बी एंड सी आर टेकन इन एक्सेस, अगर बी और सी को अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और ए की पावर कितना हो जाएगा अल्फा, और बी की पावर कितना जीरो, और सी की पावर भी कितना होगा जीरो, और पावर जीरो होने का मतलब दैट इज वन। तो ये रेट इक्वल टू हो जाए कितना के, और ए की पावर कितना होगा अल्फा होगा, कितना होगा ए की पावर अल्फा। दैट इज द ओस्टवार्ड्स आइसोलेशन मेथड। इस मेथड में आप क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी को क्या करते हैं एक्सेस में ले लेते हैं, और एक्सेस में लेने पर क्या होता है कि रिएक्शन के रेट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज, क्या पढ़ेंगे बेटा, दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगला जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इसे हम और क्या बोलते हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपने रिएक्शन लिया, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आपने रिएक्शन लिया, मान लिया Na, और ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट फॉर्म द प्रोडक्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा दैट इज के, और ए की पावर कितना हो जाएगा n, ए की पावर क्या होगा n, जहां पे वेयर n इक्वल टू क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के क्या है ऑर्डर है, और वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझे, अगर मान लीजिए हमने बात की किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करना शुरू करें तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू हो जाएगा के, और ए की पावर जीरो, मतलब हो जाएगा के। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन का रेट का कंसंट्रेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनाएंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, इस तरह की एक लाइन मिलेगी, सीधी लाइन मिलती है। ठीक है, अब फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने किसके लिए लिया, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो ऐसी कंडीशन में रेट इक्वल टू के, और क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं क्या कि रेट और ये क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करना शुरू करें तो रेट इक्वल टू हो जाएगा क्या, के, और ए की पावर कितना 2। तो यहां पर भी सिमिलर उसी तरह का ग्राफ आपको मिलता है। ठीक है, सिमिलर ग्राफ आपको उसी तरह मिलेगा, रेट और ये क्या है कंसंट्रेशन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको रिएक्शन का रेट डिफरेंट इंटरवल पे दिया जाएगा, और जो कंसंट्रेशन बच रही है वो भी आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर ग्राफ आपका इस तरह से मिल रहा है तो वो क्या होगा, दैट विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मान लीजिए ग्राफ आपको ये इस तरह से मिल रहा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब एक बात और समझें, ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या वो सॉरी ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रहा, बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही बात हम प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, समय के साथ धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या हो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेनली आपको याद ये रखना, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अगला क्या है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या एक्सप्रेशन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने अभी तक ये स्टडी किया, क्या पढ़ा, मान लीजिए आपने क्या लिया, एक रिएक्शन लिया Na, ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट। और दूसरी चीज, ये मेथड आपका मेनली केमिकल काइनेटिक्स का जब आप स्टडी करते हो तो मोस्टली इस मेथड का यूज करते हैं, किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इसे आप मेथड डाल दें। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें फॉर जीरो ऑर्डर, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखें तो k इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा r नॉट माइनस r और अपान कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, अपान क्या होगा, t। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट की अमाउंट अपान t, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तब क्या होगा, k इक्वल टू 2.303 अपान अपान कितना, t लॉग, और फिर क्या होगा, r नॉट अपान r। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, जरा आप समझें, k इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान टी, और ये हो जाएगा r, और इसको क्या लिखेंगे, r नॉट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी के। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने पर अगर आपको कई बार जब आप सॉल्व करते हैं, कई सारी वैल्यूज आपको दी होंगी, जब आप वैल्यूज निकालेंगे अगर k की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब दैट विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेथड आपका काम नहीं कर रहा, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर ये फार्मूला अप्लाई करने पर आपको सेम वैल्यूज मिल रही हैं, जो डिफरेंट टाइम पर इंटरवल पे हमें डाटा दिया गया एक्सपेरिमेंट का, अगर हमें सेम वैल्यू मिल रही है इस इक्वेशन को रखने पर, तो इसका मतलब दैट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो इस बात को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि रियल में इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो इक्वेशन दिया, अगर ये हर बार नहीं मिल रहा, मतलब k की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई करेंगे। अगर इसमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप सेकंड ऑर्डर पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी न किसी ऑर्डर पे ये फिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को इसको नोट करें बेटा, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए इसी बात को हम थोड़ा सा समझते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन, एक रिएक्शन है, P से क्या बनता है, Q इज कंप्लीटेड
25% in 25 minutes, 50% completed in 25 minutes if प्रोडक्ट इज हाफ, अगर प्रोडक्ट क्या होता है, हाफ होता है। फिर इसके बाद 25% completed in 50 minutes if product is doubled, find out order of the reaction, find out ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन दिया है एक कि P से Q बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जिसमें P हमने रिएक्टेंट लिया और Q क्या है, प्रोडक्ट। तो कंप्लीट 25%, मतलब 25 आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। कितने में, 25 मिनट में, पहला एक्सपेरिमेंट। फिर कहा गया 50% कंप्लीट होता है, क्या 25 मिनट में, लेकिन उस समय प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज हाफ। कितना होता है, हाफ, जितना पहले था उसका हाफ। और फिर कहा गया है 25% कंप्लीट होता है, कितने में, 50 मिनट में, लेकिन कब, जब प्रोडक्ट कितना हो जाता है, डबल। ठीक है, इसको पॉज करके सॉल्व करें बेटा, फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही हम हिट और ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, जो अभी हमने आपको बताया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन जो दिखाया था वो कौन कौन से थे, जरा आप समझें। पहला जीरो ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 1/t, क्या लिखेंगे, r नॉट माइनस आर के। और फिर इसके बाद फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303/t लॉग कितना, r नॉट अपॉन आर के। इसी तरह क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, तो पहले हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, जीरो ऑर्डर से। ठीक है, अगर जीरो ऑर्डर पर k की वैल्यू सेम मिल जाती है, इसका मतलब दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बात करना शुरू करते हैं। फार्मूला क्या है, k इज इक्वल टू कितना है, r नॉट माइनस आर, और कितना है, ये हो जाएगा t। लेकिन हमने आपको बताया था अगर यहाँ पर प्रोडक्ट भी लिखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इस बात को आप समझें। क्वेश्चन में कहा गया 25% कंप्लीटेड इन 25 मिनट, तो क्या लिखेंगे, k की वैल्यू, ये कितना टाइम, 1/25। अब प्रोडक्ट कितना होता है, 25%। 25% का मतलब 100 में से कितना, 25। तो ऐसी कंडीशन में हमें कितना मिलेगा, 10⁻² मिलता है, 10⁻² मिलता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है। फिर हम क्या लेते हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होता है, कितना, 50% कंप्लीट होता है 25 मिनट में, लेकिन प्रोडक्ट हाफ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आप निकालेंगे, ये k1, ये कितना हो जाएगा, k2, तो इधर हो जाएगा कितना, 1/50 इंटू कितना हो जाएगा, 25 मिनट में ना। तो क्या करेंगे, 25 और 50% मतलब 50 कितना, 100, लेकिन हाफ आपको रखना। हाफ क्यों, क्योंकि जितना प्रोडक्ट पहले था उसका आधा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए कितना, 25 दूना, ये चला जाएगा 10⁻², ये वैल्यू आती है। फिर क्या करेंगे, K3 निकालिए। अगर आप K3 निकालना शुरू करेंगे तो 25% कंप्लीट होता है कब, 50 मिनट में, तो 1/ कितना रखेंगे, 50। अब प्रोडक्ट की अमाउंट कितना है, 25% कंप्लीट होता है, लेकिन प्रोडक्ट डबल, मतलब डबल प्रोडक्ट आप रखेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100, और क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलता है, K3 इक्वल टू 25 दूना 50, कितना हो जाएगा, 10⁻²। तो हम क्या देख रहे हैं, हिट और ट्रायल मेथड हमने यहाँ लगाया कि जीरो ऑर्डर के लिए ये वैल्यू रखी। तो पहली कंडीशन में K1 बराबर कितना मिला, 10⁻², फिर K2 10⁻², फिर कितना, 10⁻², और सब जगह वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का हमने फार्मूला अप्लाई किया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, दैट इज जीरो। क्या हुआ बेटा, जीरो ऑर्डर हुआ। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, फिर आगे चलते हैं।
फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया, एक आपको क्वेश्चन दिया गया कि 25% कंप्लीट होता है 25 मिनट में, 50% कंप्लीट होता है 25 मिनट में, लेकिन प्रोडक्ट कितना होता है हाफ। 25% कंप्लीट होता है 50 मिनट में, लेकिन प्रोडक्ट कितना, डबल। तो आपको ऑर्डर क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड मेथड जो जनरली लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पर हम लोग मेनली जो यूज करते हैं इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमने जीरो ऑर्डर, अगर मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू जो है अगर वेरी करती, यहाँ कुछ और आता है, यहाँ कुछ और आता है, यहाँ, तब हम ये इक्वेशन अप्लाई करके हम फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करते हैं। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर की भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप प्रूफ करें कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम वहां पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं, K1, K2, K3, K4, और अगर सब की वैल्यू इक्वल आती तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप इतना करें, जहां पर आपको डाउट होता, प्रॉब्लम होता, फिर आप बताएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो हमने जो जो मेथड्स पढ़े हैं, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्डर, इसके बाद जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप इतना करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।